Hello friend, this is our fourth lecture of the charge and electricity, and we start this lecture with the electric flux. इस तरीके से लिक्विड फ्लो में हम निकालते हैं। लिक्विड फ्लो में अगर आप निकालोगे कि कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसी प्रकार से फ्लक्स जो है गोइंग थ्रू द आउट ऑफ सरफेस ds, आउट सरफेस से कितना जाएगा v डॉट एन कैप ds। तो मान लीजिए कि फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन एनालोगस क्वांटिटी कॉल्ड इट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So we should note that there is no flow of physically observable quantities unlike the case of liquid flow. In the picture of electric field lines described above, we show that there are the number of field lines crossing a unit area. We place normal to the field at a point and a measure of the strength of the electric field of that point. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, इसको जूम करेंगे, देखिए फ्लक्स क्या है। वी प्लेस ए स्मॉल प्लेनर एलिमेंट, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमने एक स्मॉल प्लेनर एलिमेंट को प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई डॉट डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस के एरिया से ई फील्ड लाइन गुजरी तो कितना हो गया ई डॉट डेल्टा एस। नाउ सपोज वी टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा, so clearly the number of field lines crossing the area element will be smaller. The projection of the area element will E is delta S cos theta. Thus the number of field lines crossing delta S is proportional to E delta S cos theta. But theta equal to 90 degree, अगर हमने जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रख दिया, so no line parallel to the delta S, so will not cross it. So the orientation of the area element, not merely its magnitude, is important in the many contexts. सो यहाँ पे देखिए थीटा लाइन है, ये डिपेंडेंट ऑफ द फ्लक्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ बिटवीन थीटा एंड ई। अगर थीटा पैरेलल होगा, बिल्कुल साथ में रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, 0 डिग्री पर रखा हुआ है, तो मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास होंगी, अदरवाइज फ्लक्स लाइन पास नहीं होंगी। तो कितना फ्लक्स हो गया, वी नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन क्या हो गई, आउटवर्ड नॉर्मल होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई से हम शो करते हैं इसको थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज ई डॉट डेल्टा एस, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ये मान लीजिए आपने एक एरिया माना हुआ है, ये आपने एक स्मॉल एरिया माना हुआ है डेल्टा एस, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके एन कैप। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया जो डायरेक्शन पे डिपेंड भी कर रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर आ रहे हैं। चलिए, तो ई डॉट तो फाई इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली ई डॉट डेल एस, है ना, इसको आप याद रखिएगा। अगर इंटीग्रेशन में इसको लेंगे तो लिमिट क्या आएगा, डेल्टा एस टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में ले लेंगे इसको, मतलब ऐसे ले सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे इसको, फाई इज इक्वल टू, फाई हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स हो गया, है ना। तो मीन्स ये है कि टोटल फ्लक्स का मतलब है हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड द टोटल फ्लक्स। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द in contrast to the electricity. An electric dipole is a pair of equal and opposite point charge plus q and minus q separated by distance 2a. Suppose that you can see by the convention the direction from minus q to q is called the direction of the dipole. यहाँ देखिएगा ये आपने रखा है माइनस क्यू और यहाँ आपने रखा है क्या, प्लस क्यू। मान लीजिए ये आपका प्लस क्यू है और ये सेंटर पॉइंट है, इसको मान लिया आपने ओ, और डायरेक्ट
इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये हो गया 2a। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2a, लेकिन ये डिस्टेंस भी a रहेगा और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, a रहेगा। सो दिस इज द डाइपोल। डाइपोल का मतलब हो गया द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज प्लस q and माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, लाइन कनेक्टिंग द टू चार्ज डिफाइन अ डायरेक्शन इन स्पेस। और बाय द कन्वेंशन माइनस q से प्लस q हम क्या बोलेंगे, सेट टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, and the plus q to minus q are opposite to the direction of dipole. However, the distance much larger than the separation between the two charges, a dipole r is greater than 2a, the field due to the minus q and plus q is nearly cancel out. अगर मान लीजिए जिस डिस्टेंस पर आप फील्ड निकाल रहे हो अगर वो 2a से बहुत ज़्यादा है तो दोनों के कारण जो फील्ड आता है वो कैसा आता है, कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ ए लार्ज डिस्टेंस फास्टर देन लाइक ए 1/r²। अब हम फील्ड निकालेंगे डाइपोल के कारण से फील्ड क्या आता है, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस माइनस q एंड प्लस q एट एनी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी फाइंड आउट बाय द कूलॉम लॉ एंड द सुपरपोजिशन लॉ। लेकिन दो केस बनते हैं, देखिए यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक तो अगर आपका पॉइंट P यहाँ पर है, कहाँ पर है, अगर आपका पॉइंट P सपोज दैट इसके डायरेक्शन में है वो यहाँ है, एक केस ये बनेगा और एक केस बनेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। पॉइंट P कहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ है। तो दो केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक इस केस में निकालना है और एक हमको इस वाले केस में निकालना है। चलिए, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, ये डाइपोल एक्सिस है, अगर पॉइंट यहीं पर है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और अगर पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में है तो हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू ड्यू टू द चार्ज माइनस q एंड E प्लस क्यू ड्यू टू द चार्ज प्लस q बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। मान लीजिए एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस पर है, let the P point be a distance r from the center of dipole on the side of charge q. So E minus q is equals to minus q डिवाइड बाई कुछ से कूलॉम लॉस आ गया 4πε0, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस a स्क्वायर इंटू p, where p cap is the unit vector along the dipole axis from minus q to q. Also E plus q is q upon 4πε0 r minus a का होल स्क्वायर इंटू p। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आपको सही समझ आएगा। इसको थोड़ा सा देखिए, ये आपका डाइपोल है, चार्ज प्लस q यहाँ है पर है, माइनस q यहाँ पर है, और ये p इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके कारण से जो फील्ड होगा, एक तो माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होगा वो E माइनस क्यू होगा, और प्लस क्यू के कारण जो फील्ड होगा वो E प्लस क्यू होगा। टोटल फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। टोटल फील्ड क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड किया आपने, क्योंकि एक ये इस पे कहाँ लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स इस साइड लगाएगा और ये अट्रैक्शन का फोर्स इस साइड लगाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ई प्लस क्यू प्लस ऑफ E माइनस क्यू। तो वो एक नेगेटिव फोर्स है, एक पॉजिटिव, तो q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए का होल। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए r की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 2a से, तो हम क्या कर सकते हैं, a को नेगलेक्ट कर देंगे। a को नेगलेक्ट कर देंगे तो नीचे आएगा r की पावर 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इज इक्वल्स टू 4qa डिवाइड बाय 4πε0 r। अब बात करेंगे फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन ये है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू आपका डाइपोल है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। यहाँ से r डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट P लिया, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E प्लस क्यू, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, यहाँ रिपल्सन का फोर्स लगेगा, फिर रिजल्टेंट ही हो गया E, ठीक है। तो E प्लस क्यू क्या आएगा, अगेन अगर आप प्लस क्यू निकालोगे मतलब क्यू के प्लस क्यू कारण तो कितना आएगा, r स्क्वायर
1/4 Q/4πε0 1/r² प्लस ए स्क्वायर 1/r² प्लस ए स्क्वायर। ये क्यों आया? बिकॉज ये डिस्टेंस कितनी है, ये r डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस a है, तो ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √r² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √r² प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों सेम आ गए है ना, ये दोनों सेम आ गए, e + q - q आर इक्वल, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2qa, ये cos थीटा आ गया। अब ये cos थीटा क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर दोनों के ऐड होंगे ना, ये cos इसका आएगा eq cos थीटा, इसका e - q cos थीटा p, तो ये आ गया माइनस ऑफ e = -e + q और e - q, तो माइनस ऑफ बाहर निकाल लेंगे 2qa 4πε0 cos थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो आधार बटे कर्ण आएगा, ये आधार है और ये कर्ण है ना, तो कितना आएगा a/√a² प्लस 3/2। तो उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 2qa / 4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2। अब r² बहुत ज़्यादा बड़ा है, r > a, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया e² -2qa / 4πε0 r3, ठीक है। तो इक्वेशन 1.15 and 1.18, it is clear that the dipole field at the large distance does not involve q and a separately, it depends on the product of q and a. This suggests the definition of dipole moment. Dipole moment क्या होता है, dipole moment vector p of an electric dipole is defined as a, क्या होता है dipole moment, charge multiplied by their distance, तो p = ये आ गया। तो dipole के लिए आप क्या लिख सकते हो, e = 2p/4πε0 r3, और इक्वेटोरियल प्लेन के लिए या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के लिए आप क्या लिख सकते हो, e = -p/4πε0 r3। ये आपके दो फॉर्मूले आ गए। यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना है, नोटिस द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द डाइपोल फील्ड एट द लार्ज डिस्टेंस फॉल ऑफ नॉट एज 1/r² बट एज 1/r3। मतलब डाइपोल जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल फील्ड है, लार्ज डिस्टेंस के लिए r² पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, r³ पर। लार्ज डिस्टेंस के लिए, क्योंकि जब r > a है तभी हमारा 1/r³ पर डिपेंड हो रहा है ना। तो फर्दर मोर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन डाइपोल फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिस्टेंस r बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजीशन r एंड द डाइपोल मोमेंट p। चलिए, वी कैन थिंक of limit when dipole size 2a approach 0, the charge q approaches infinity in such a way the product is finite, such a dipole is referred to as a point dipole, ठीक है। वह फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल का, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मोस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो रहते हैं वो लाई एट द सेम प्लेस, इसलिए उनका डाइपोल मूवमेंट 0 रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, उसका डाइपोल मूवमेंट 0 रहता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 रहता है, तो यहाँ पर आपका C आ गया, कार्बन हो जाएगा, और ये आपका ऑक्सीजन रहेगा, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रहेगा। ये CO2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 बॉन्ड हो गए, ये C कार्बन हो गया, और ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है। तो डाइपोल मूवमेंट इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 0 रहता है, उसी प्रकार से मीथेन का भी 0 रहता है। तो हाउएवर दे डेवलप ए डाइपोल मूवमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डाइपोल मूवमेंट तो आएगा। बट इन सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड नहीं होते, देयरफॉर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। तो वेरियस मटेरियल गिव राइज टू द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर मतलब इसमें वाटर में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.10 को लेंगे हम, इसको थोड़ा जूम करेंगे। चलिए, 2 चार्ज ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। यहाँ पर देखिए, ये आपके 2 चार्ज हैं, एक -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये 5 मिलीमीटर अपार्ट हैं। ये पूरी डिस्टेंस A से B तक के बीच की दूरी कितनी है, 5 मिलीमीटर, और ये 2.5 होगी, 2.5
5. डिटरमाइन द फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर O. सेंटर O से कितनी दूर? 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. कहाँ पर है? यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर दूर पॉइंट P, यहाँ पर. तो इसी कारण से इस पॉजिटिव मानेंगे टेस्ट चार्ज को, तो इसी कारण से रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस साइड में, और इसी कारण से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इस साइड में. कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ से वो आपस में माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या है कि पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द O लाइन. एक इस पर निकालना है हमको, O लाइन पर, है ना. यहाँ पर 15 सेंटीमीटर अवे पॉइंट Q उस पर निकालना है. चलिए हम दोनों पर निकालते हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही निकालेंगे विदाउट फार्मूला, फिर हम फार्मूले का यूज़ भी कर लेंगे, है ना. ये देखिएगा, फील्ड एट P ड्यू टू द +10 माइक्रोकुलाम. +10 माइक्रोकुलाम के कारण कितना फील्ड आएगा? 10 माइक्रो मतलब 10 × 10⁻⁶ कितना आ गया? 10⁻⁵ Q अपॉन 4πε0 r². डिस्टेंस कितनी है? 15 माइनस 0.25, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर माइनस 0.25 क्या था? 2.5 mm था, तो सेंटीमीटर में 0.25 सेंटीमीटर आएगा, तो इसमें से माइनस हो गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁴ आ गया. तो अलोंग BP आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग BP की तरफ आएगा. -10 के कारण जो आएगा वो क्या आएगा? अलोंग OA आएगा, अलोंग PA आएगा. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 2.7 × 10⁵. इन दिस एग्जाम्पल रेशियो OP बाय OB इज क्वाइट लार्ज. मतलब जो रेशियो है, अगर मैंने बताया था ना, अगर R इज़ ग्रेटर देन A, मतलब R बहुत ज़्यादा है, आपका 15 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है 5 मिलीमीटर से, सो हम कौन सा एक्सपेरिमेशन लगा सकते हैं? हमारे फॉर्मूले का अप्रॉक्सीमेशन वो क्या था? E = 2P अपॉन 4πε0 r³. P का वैल्यू क्या आएगा? 2Q × 2L. तो Q कितना है हमारा? 10⁻⁵. 2L होगा 5 mm, तो आ गया 5 × 10⁻⁸. यहाँ पर हमने फॉर्मूला रखा 2, P का वैल्यू रखा 5 × 10⁻⁸, 4πε0, और ये 4πε0 r³. तो r³ आपने कर दिया, r 15 था, इसको क्यूब कर दिया, 10⁻⁶. डिस्टेंस पर निकालना, ये आ गया, तो वो लगभग सेम आ गया, है ना. उसी प्रकार से फील्ड Q एट द प्लस चार्ज, फील्ड एट Q, अब Q पर निकाल रहे हैं फील्ड, है ना. Q पर निकालेंगे फील्ड तो क्या आएगा? 15² + A² + r². अगेन A² + r², ये सेम रहेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये फील्ड आ गया. अब इसी फील्ड को हम अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बनता है? हाँ, जो फार्मूला हमारा बनता है वो फार्मूला क्या बन रहा है? E = P अपॉन 4πε0 r³. ये रख दिया तो सेम आ गया. तो आप डाइपोल इस तरीके से निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं. अब है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपने क्या किया है? डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. ये आपका डाइपोल है -Q से +Q. इनके बीच ये सेंटर पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 2A है, ये A है और ये भी A है, हैं. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप साइड रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस पे क्या लगेगा? अट्रैक्शन ऊपर की तरफ, और ये क्या है? प्लस, इस पर रिपल्सन लगेगा, है ना. तो इस तरीके से ये माइनस के ऊपर क्या लगेगा? अट्रैक्शन, और इस पर लगेगा रिपल्सन, ठीक है. कंसिडर ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट P इन a uniform external field E is shown in figure. By permanent dipole we mean P exists irrespective of the E. It has not been induced by E. Therefore is a force QE on plus charge Q and minus QE on the force on the minus Q. तो माइनस QE कैसे लगेगा? नीचे की तरफ, और प्लस QE लगेगा ऊपर की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर. अगर यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो इस पर कैसा लगेगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स. और यहाँ प्लस है तो इस पर कैसा लग जाएगा? -Q से अगेन अट्रैक्शन वाला फोर्स. तो ये एक टॉर्क बना लेंगे, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. व्हेन द नेट फोर्स इज 0, टॉर्क कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन. इट मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ द कपल. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? QE इंटू
परपेंडिकुलर साइड क्या आएगी 2a sin थीटा, बिकॉज ये 2a है परपेंडिकुलर 2a sin थीटा और ये 2a cos थीटा है। 2a के दो कंपोनेंट होंगे 2a cos थीटा 2a sin थीटा, तो 2a sin थीटा। तो ये आ गया टो इज इक्वल्स टू p क्रॉस e। ये क्या आ गया डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद इन द फील्ड e। ये देखिए यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, फोर्स ऑन माइनस क्यू, कहाँ लगेगा माइनस क्यू पर फोर्स, इधर लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस पे कहाँ फोर्स लगेगा, अगेन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इस डायरेक्शन में प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा और माइनस क्यू पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस क्यू वाला डायरेक्शन, इंक्रीजिंग फील्ड इस डायरेक्शन राइट साइड में। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स if the field is not uniform, in that case the net force will evidently the non in addition there will be in general be a torque on the system as before. The general case is involved, so let us consider the simpler situation when p is parallel to the e or anti-parallel to the e। तो दो सिचुएशन बनेंगी, p is parallel to the e। यहाँ पर p जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही है जो p की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने उल्टा रख दिया p को, ये प्लस क्यू माइनस क्यू है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ प्लस है माइनस है, तो यहाँ प्लस है, तो इस पर रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन कहाँ हो जाएगा, इधर से दूर भागेगा इस साइड है ना, और इस पर अट्रैक्शन लगेगा किस साइड में, इस साइड में प्लस की तरफ। तो ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अगेन प्लस क्यू की इस डायरेक्शन में। तो दे ब्रिंग इसी ये एग्जाम्पल हो गया है। दिस ब्रिंग अस टू कॉमन ऑब्जर्वेशन इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अ कॉम्ब रन थ्रू अ ड्राई हेयर अट्रैक्ट अ पीस ऑफ पेपर। द कॉम्ब एज वी नो द एक्वायर्स अ चार्ज थ्रू द फ्रिक्शन बट द पेपर इज नॉट चार्ज। What then explain is the attractive force, taking the clue from the preceding discussion. The charge combed polarize the piece of paper, induce a net dipole moment in the direction of electric field. Furthermore, electric field due to the comb is not uniform. This non-uniformity of the field make a dipole to experience a net force. मतलब dipole के जो non uniformity है उसके कारण नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है उसके कारण से डाइपोल क्या है एक नेट फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उस कारण से वो पेपर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम डिस्क्रीट चार्ज पढ़ रहे थे, लेकिन कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमको Q1 Q2 Q1 हम डिस्क्रीट चार्ज पढ़ रहे थे, लेकिन हमको कंटिन्यूअस चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू वर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट चार्ज एंड वी नीड टू वर्क विद द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल on the surface of charge conductor, it is impractical to specify charge distribution in the terms of location of the microscopic charge constitutions, microscopic and macroscopic, स्थूल और सूक्ष्म। अगर सूक्ष्म की बात करें तो माइक्रो होता है, मैक्रो क्या होता है स्थूल होता है। तो इट इज़ मोर feasible to consider an area element delta S on the surface of the conductor which is very small on the macroscopic scale but big enough to include a very large number of electrons in the specified delta Q. So surface charge density of the area element sigma is equals to delta Q by delta S। देखिए ये लाइन एलिमेंट है, ये सरफेस एलिमेंट है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है। तो यहाँ पे लाइन चार्ज आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू डेल एल, जहाँ पर लेमडा लाइन चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डेल Q इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल एस, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, अगर वॉल्यूम का पार्ट है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस का पार्ट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, लाइन का पार्ट है तो लाइन चार्ज डेंसिटी आएगी, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सो डिफाइंड इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज एंड द डिसकंटिन्यूशन continuity in the charge distribution at the microscopic level. Sigma represent a macroscopic surface charge density. Okay, तो यूनिट क्या आएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर और कूलाम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सिग्मा के लिए डेल्टा क्यू बाय डेल एस, लाइन के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल एल और रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डेल वी। तो ये हो गया हमारे तीन चार्ज डेंसिटी जो हमारे काम आएंगे। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे हम। चलिए, द फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी
obtained in much the same way as for the system of discrete charge. Suppose a continuous charge distribution in space has a charge density rho. Choose any convenient origin O and let the position vector of any point in the charge distribution be r. The charge density rho may be vary from point to point, function of the r. Divide the charge distribution into the small elementarium. Suppose that the delta v is there. So rho delta v is the total density 1 upon 4 pi epsilon 0 r dash का whole square into r dash का cap, where r dash क्या है, r dash is the distance between the charge element p and the distance between the p and r dash. cap is a unit vector in the direction चार्ज एलिमेंट और p के बीच में. चार्ज एलिमेंट क्या है और p के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, r डैश है ना. 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन और डेल्टा v रो डेल v बाय r डैश स्क्वायर और r डैश कैप. तो इस प्रकार से ये हमारा हो गई चार्ज डेंसिटी. तो ये आपका थोड़ा आपके लिए इसको समझ जाएगा. अब हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज ए एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द notion of the electric flux, let us consider the total flux through a sphere of radius r which enclose a point charge q at its center. Divide the sphere into the small areas as shown in figure. The electric flux and area element delta s is equals to delta phi is equals to E dot del s is equals to q by 4 pi epsilon 0 r square r cap into del s, where ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डेल एस ये हो गया. ये आपका एक फ्लक्स थ्रो स्फीयर है इंक्लोजिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पर है. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और डेल एस क्या है, एरिया है. डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर डेल एस. ठीक है. तो ये डेल एस क्या है, एरिया है, और ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, फील्ड है. और सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट 1, द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द फ्लक्स थ्रू द डिफरेंट एरिया एलिमेंट. इसको जूम कर लेंगे. तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, समेशन ऑल डेल एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डेल एस. तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ऑल डेल एस तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एस. नाउ एस इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर. तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0. Calculation of the flux of uniform electric field through the surface of the cylinder. Okay, the electric flux through the closed surface S is equal to Q by epsilon 0. This is very important. This is the Gauss law proof, where Q is the total charge enclosed by S. This law implies that the total electric flux through a closed surface is 0. Total electric flux closed surface के द्वारा 0 कब होगा, जब no charge enclosed by the surface. We can see that explicitly in the simple equation of the 1.26. However, the electric field is uniform and we are enclosing a closed cylinder with its axis parallel to the uniform field E. The total flux through the phi through the surface is phi 1, phi 2, phi 3, where phi 1, phi 2 represent the flux through the 1 and 2 and phi 3 is the cylinder flux. Okay, so phi 1 is equals to minus ES1, phi 2 is equals to ES2 or S1 S2 is equals to S, where S is the और फाई 3 इज 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. तो इनसाइड में 0 होगा और टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा. द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉस लॉ इक्वेशन 1.31, कौन सी इक्वेशन है, दिस वन. ओके, is that it is true in general, not only for the simple cases we have considered here. तो गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट शेप और साइज. कुछ भी शेप हो या साइज हो वो सभी क्लोज सरफेस के लिए क्या है, ट्रू है. The term Q on the right side of the Gauss law, equation 1.31, include that the sum of charges enclosed by the surface. क्या है term Q? Gauss law included the sum of all charges enclosed by the surface. The charge may be located anywhere inside the surface. In this situation, when the surface is so chosen that there are some inside and some outside, the electric field is due to the whose flux appears on the left side is due to the all charges, so both inside and outside. The term Q on the right side of the Gauss law, however, represent only the total charge inside S. So the surface that we choose
For the application of Gauss law is called the Gaussian surface. You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. However, take care not to let the Gaussian surface pass through the discrete charge. This is because the electric field due to the system of discrete charge is not well defined at the location of any charge. ठीक है, तो Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. Gauss law is often useful towards a much easier calculation of electrostatic field when the system has a symmetry. Okay. Finally, Gauss law is based on the inverse square dependence on the distance contained in Coulomb law. Any violation of Gauss law will indicate a departure from the inverse square law. अगर वायलेशन होगा तो डिपार्चर किससे हो जाएगा? इन्वर्स स्क्वायर लॉ से। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा हो रहा है, अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूँगा एग्जाम्पल 1.1 से 1.11 से, और ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यूनिट ख़त्म भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ उसको देखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में, या मुझे आप वीडियो में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है वहाँ पर। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, खुश रहिए, थैंक यू।